बार थे तीन दोस्त, माधुरी, नव्या और गीता, जो बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक कंगन बेचने वाला आया। कंगन, रंग बिरंगे कंगन। सब खुश हो गए और कंगन वाले के पास चल उठे। पर माधुरी उदास थी क्योंकि उसके पास कंगन खरीदने के पैसे नहीं थे। नव्या और गीता ने देखा कि माधुरी निराश थी तो उसके पास मुड़कर वापस गए और पूछा कि क्या हुआ। नव्या, मेरे पास कंगन के लिए पैसे नहीं है। कोई नई बात है क्या? तुम तो हमेशा यही कहती हो। अरे माधुरी, बुरा मत मानो, धीरे धीरे पैसा जमा कर कर तुम बाद में भी खरीद सकती हो। मैं भी उसी समय खरीदूंगी। चलो, जब तक तुम्हारे पैसे जमा नहीं हो जाते हम इंतजार करेंगे। माधुरी ने अपने सहेलियों को अलविदा किया और घर की ओर चल पड़ी। घर पर उसकी माँ ने देखा कि उसका मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, बाजार में एक कंगन वाला आया था। सब लोगों ने खुशी से कंगन खरीदे। अगर हमारे पास काफी पैसे होते तो आप भी मेरे लिए खरीदते ना। हाय मेरी बच्ची, चिंता मत करो। तुमको पता है असली धन क्या होता है? एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करना, और इससे हम कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर माधुरी को अच्छा लगा और उस रात वह शांति से सो गई। एक दिन माधुरी और उसकी सहेलियां बातें कर रहे थे जब उन्होंने एक गधे को भारी लकड़ी उठा ले जाते हुए देखा। माधुरी ने गधे की ओर देखा और अपनी माँ की बातों को याद किया। माधुरी गधे का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपनी सहेलियों से भी मदद मांगा। छी छी, ये गधा कितना गंदा है, मैं इसके पास भी नहीं जाऊंगी। माफ करना माधुरी, मेरे कपड़े नए हैं तो मैं नहीं आ सकती। माधुरी ने अब गधे की मदद अकेले ही करने का निर्णय लिया। यह तो काफी मुश्किल काम था, पर फिर भी उसने किया। इसी दौरान एक बूढ़ी महिला वहाँ पर अपने गधे को ढूंढते हुए आई। ओ बिल्लू, रुक। बिल्लू, मैं तेरे पीछे और नहीं दौड़ सकती। बूढ़ी महिला को पता नहीं था कि गधा एक ही जगह खड़ा हुआ था। जब वह पास आई तो उसने माधुरी को गधे के पास देखा। अरे बेटी, कौन हो तुम? अम्मा जी, मैंने आपके गधे को अकेले इतना भार लेकर चलते हुए देखा तो बस मैंने थोड़ा सा बोझ हल्का कर दिया गधे की मदद करने के लिए। क्या तुमने अकेले इतना भार उठा लिया? वाह, तुम तो काफी बलवान बच्ची हो। क्या तुम मेरे घर आकर मेरी मदद करोगी? चलो, इस लकड़ी को साथ उठा ले चलते हैं। जरूर अम्मा जी। माधुरी बूढ़ी महिला के घर गई और उसकी मदद की। ठीक है अम्मा जी, अब मैं घर चलती हूँ। अलविदा। अरे लड़की, रुको तो सही, तुम बहुत प्यारी हो। तुमने अपने कपड़ों और हाथों के गंदे होने की परवाह किए बिना मेरी इतनी मदद की। तुम्हारा स्वभाव सच में बहुत दयालु है। ये चक्की ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। माधुरी को लगा कि यह चक्की रसोई में उसकी माँ को काम आएगी और खुशी से भेंट स्वीकार किया। प्यारी बच्ची, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इस चक्की से तुम कोई भी खाने की चीज पा सकती हो और केवल तुम ही इसको रुको रुको कहकर रोक सकती हो। की बातें सुनी और वहाँ से चली गई। घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। माधुरी की माँ उत्सुक थी चक्की के जादू को देखने के लिए। गिरक कर बोली, ओ जादुई चक्की, हमें खाने के लिए चावल दे दो। ऐसा बोलते ही चक्की चलने लगी और उसमें से चावल के दाने निकलने लगे। दोनों माधुरी और उसकी माँ यह नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चक्की चलती गई और सारा कमरा चावल से भर गया। माधुरी की माँ को अब फिक्र होने लगी। अरे माधुरी, हाय, अब हम इसको रोकेंगे कैसे? जी माँ, मुझे पता है इसको कैसे रोकना है।
ओ जादुई चक्की, तूने काम किया सही, बस रुक जा अभी। ऐसा बोलते ही चक्की रुक गई। अरे बेटी, अब हम इतना चावल का क्या करेंगे? अरे हाँ, हम इसको बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे। तो दोनों गए बाजार और चावल को बेचकर अच्छा पैसा कमाया। कई दिनों तक उन्होंने चावल, अनाज, गेहूं सब बेचकर खूब धन कमाया। माधुरी की माँ ने माधुरी के लिए वो सारी चीजें लाई जो उसको चाहिए था। माधुरी की सहेलियां उसको नए कपड़े, सुनहरे कंगन, चमचमाते जूतों में देखकर हैरान ही रह गए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम दूसरों की मदद दिल से करेंगे तो उसका इनाम कई गुण ज्यादा होकर वापस हमारे पास ही आता है। एक बार एक चोरों का दल लोगों को लूटने शहर में आया। उनके पहुंचने पर दो चोरों में इस बात पर झड़प हो गई कि पहले कौन लूटेगा। आहा, आखिरकार हम शहर में आ गए। मैं तुम सबको रास्ता दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ चोरी करनी है और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है और कहाँ जाना है। तुम सब मेरी सुनोगे। अरे नहीं, मैं हूँ इस दल का लीडर। मेरे पास बेहतर योजनाएं हैं। तुम सब मेरा आदेश सुनो। उन दो चोरों की झड़प के बीच एक बूढ़ा चोर था जिसने उन्हें चुप कराया और कहा, अरे तुम दोनों मेरी बात सुनो। जो भी सबसे कीमती चीज चुरा कर पहले यहाँ लौटेगा वो ही इस दल का लीडर बनेगा। दोनों चोर मान गए और अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। रघु उस शहर के एक मंत्री के घर में कीमती चीजें चुराने के लिए गया। वो मंत्री उस शहर के राजा के नीचे काम करते थे। रघु चुपके से घर में घुसा और देखा कि घर का मालिक सो रहा है। वो धीरे से गया और उसने वहाँ एक कमरे को देखा जो बहुत आकर्षक था। कमरे के कोने में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। रघु को लगा इसमें तो बहुत से गहने पड़े होंगे और उसने धीरे से उसे खोला। जैसा भी उसने सोचा था वो सब उसमें था और उसने सब कुछ अपने बस्ते में डालना शुरू किया। उसने बैग को अपनी पीठ पर बांधा और वहाँ से निकलना शुरू किया। जैसे ही वो बस्ते के साथ दरवाजे के पास पहुँचा, उससे गलती से एक फूल का गमला गिर गया। उसके कारण जोर से आवाज हुई और मंत्री अपने कमरे से बाहर आ गया। अरे कौन है वहाँ? कौन है? रघु झट खिड़की की ओर भागा और वहाँ से कूद गया। वो एक नीले पानी से भरे हुए टब में जा गिरा। जब टब से बाहर आया तो उसका पूरा शरीर नीला हुआ पड़ा था। उसने परवाह नहीं की और उसी स्थान के लिए भाग निकला जहाँ सब चोरों को मिलना था। जब वो पहुँचा तो बाकी के चोर उसे देखकर कई सवाल पूछ रहे थे। हे, तुम कौन हो? तुम नीले क्यों हो? और रात के इस समय पर क्या कर रहे हो? अरे मैं हूँ रघु। मैंने और माही ने चुनौती रखी थी ना और हम यहाँ से निकले थे ना। इसी बीच माही ने खजाना लूट लिया था और वो भी वहाँ पहुँच गया था जहाँ रघु बाकी सब चोरों से बात कर रहा था। जैसे ही उसने रघु को उस नीली डाई में रंगे हुए देखा, उसने पहचान तो लिया मगर नाटक करने लग गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि वो कौन है। हे, तुम कौन हो? अरे मैं ही हूँ रघु। देखो मैं क्या लाया। मैं ये चुनौती जीत गया हूँ। मैं तुमसे पहले और तुमसे ज्यादा खजाना लाया हूँ। मैं ही हूँ इस दल का अगला लीडर। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बस नाटक कर रहे हो। रघु तो ये चुनौती जीत ही नहीं सकता, तभी उसने तुम्हें भेजा है लगता है। उसने ये योजना बनाई ही होगी और वो बहुत बेईमान है। बाकी चोर आपस में खुसफुस करने लगे। वो माही की बातों में आने लग गए थे और सोचने लगे कि रघु तो ये चुनौती शायद जीत ही नहीं पाता। उन्हें लगा ये सब एक योजना है। अरे नहीं नहीं यारों, मैं कोई और बनने का नाटक क्यों करूं?
मुझे या मेरी आवाज को पहचान नहीं पा रहे हो? माही चुप था और उसे नहीं पता था कि क्या बोलना है। कुछ देर में आसपास लोग इकट्ठा होने लग गए। तभी सिपाहियों को इसके बारे में पता चला और वो भी पहुंच गए। उन्होंने इन चोरों को यहाँ पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तुम दोनों कौन हो और रात के समय में क्या बहस हो रही है? अभी मेरे साथ राजा के घर चलो। हाँ हाँ चलो, मुझे वहाँ ही इंसाफ मिलेगा। मैं भी आऊँगा। मैं राजा को सब बताऊंगा और उनकी सलाह भी लूंगा। सिपाही और चोर राजा के महल में पधारे। सिपाही ने राजा को प्रणाम किया। ओ राजा जी, हमने शहर की सरहद में इन लोगों को इस समय लड़ते हुए पाया। हमें इन पर शक है तो आपके सामने पेश कर रहे हैं। राम कहाँ है? फिर राजा जी बोले, रामा कहाँ है? उसे अभी यहाँ हाजिर होने को बोलो। राजा ने बस ये बोला ही था कि रामा वहाँ हाजिर हो गया। प्रणाम मेरे राजा। अच्छा, तो ये लोग जो सरहद पर लड़ रहे थे यहाँ आ चुके हैं। रामा माही और रघु को घूर रहा था। तुम पूरे नीले क्यों हो? रघु सोच में पड़ गया कि क्या उत्तर देना चाहिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ क्या हुआ? रघु हकलाना शुरू हो गया और उसने कुछ बेतुका जवाब दिया। बारिश हुई और मैं भीग गया, ऐसे ही फिर नीला हो गया। अच्छा, तो बाकी लोग नीले क्यों नहीं हुए तुम्हारे साथ? अरे बारिश वहीं पे हुई थी जहाँ मैं खड़ा था साहब। उस बड़े से बस्ते में क्या है? वो भी नीला है? रघु तो डर के मारे कांप उठा। अरे कुछ नहीं साहब, मैं कपड़े धोता हूँ तो ये वो कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं और कुछ नहीं। रामा ने उसकी बात सुनी तो मगर उसे विश्वास नहीं हुआ तो उसने माही से सवाल करने शुरू कर दिए। अब तुम बताओ, क्यों बहस कर रहे थे? साहब आपने तो मुझे इंसाफ साहब आप ही हैं जो मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। मेरे और मेरे दोस्त रघु के बीच एक चुनौती रखी थी, मगर मुझे नहीं पता कि ये कौन है। मेरा दोस्त रघु यहाँ नहीं है और ये आदमी झूठ बोल रहा है कि यही रघु है। राजा जी, जिस आदमी ने मंत्री के घर चोरी की है वो ये नीले रंग में रंगा हुआ है। चुनौती ये थी कि जो भी इनमें से सबसे कीमती चीज सबसे पहले लूटेगा वो इनके दल का सरदार बनेगा। माही जानता है कि यही रघु है, मगर क्योंकि ये चुनौती हार गया है, ये ना जानने का नाटक कर रहा है। ये सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया है कि यही वो लुटेरों का दल है जो हमारे शहर में आया था। रामा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? राजा जी, हमारे मंत्री के घर में चोरी हुई, उसके कुछ ही देर बाद शहर की सरहद पर ये झड़प हुई जिसका पता पहले सिपाहियों को चला। ये ही नहीं, जो आदमी नीली डाई से रंगा हुआ है उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बस्ता है, तो इससे यही पता चलता है इसी ने मंत्री के घर से चोरी की है और मंत्री जी का कपड़ों को रंगने का काम है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही चोर है। समस्या चाहे जो भी हो, तुम्हारे पास हल एकदम सही रहता है। हाँ, तुम्हें हर परिस्थिति समस्या चाहे जो भी हो, मगर तुम्हारे पास हल एकदम सही होता है रामा। तुम्हें हर परिस्थिति का सच पता चल जाता है। वो चोर इतने मूर्ख थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। वो शहर में कुछ गलत इरादे से आए थे और खुद ही समस्या में पड़ गए। सीधे राजा के पास पहुंचे और हमेशा के लिए जेल में पहुंच गए। एक समय की बात है, एक महान राजा रहता था। उसे एक नई भूमि पर एक नया साम्राज्य बनाना था। खूब मेहनत से अपने लोगों के साथ बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ही उन्हें ये नई जमीन मिली थी। राजा उस जमीन को देखता है। वो जमीन उनके नए घर में
में तब्दील होने वाली थी और वो वहाँ एक आलीशान महल बनाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हम यहाँ रहेंगे और अपना महल बनाना शुरू करेंगे। हमें फुर्ती और कुशलता के साथ यहाँ काम करना है। मेरे सिपाहियों का आदेश सुनो। ये तुम्हें दिशा दिखाएंगे। सभी लोग अपने रहने के लिए टेंट बनाने लग गए। राजा के सिपाहियों ने राजा के लिए टेंट लगाया जिसमें वो बैठ सके। फिर उसने अपने खास सिपाही को बुलाया। सिपाही, मुझे ये महल जल्दी बनाना है। हमें फुर्तीले कर्मचारी चाहिए। हमारी इस नई जमीन के पास पानी नहीं है। एक तालाब है मगर वो बहुत दूर है। मुझे कुम्हार की जरूरत है जो मिट्टी के घड़े बना सके। इन घड़ों में हम पानी रखेंगे। मेरे राजा, ये तो बहुत कठिन है और इस पूरे राज्य में बस एक ही कुम्हार है जो मिट्टी के घड़े बना सकता है। कुछ नहीं होता, उसे बस जल्दी काम करना है और 100 घड़े बनाने हैं जिसमें रोज पानी भरा जा सके। इस किले को बनाने के लिए हमें बहुत से पानी की जरूरत होगी। जाओ, उसे ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। उन सबके बीच एक आदमी था जिसका नाम राजेश था। वो एक कुम्हार था। वो अपनी छत लगा ही रहा था जब राजा का खास सिपाही वहाँ अपने सिपाहियों के संग आया। राजेश, राजा का बुलावा आया है। तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, वो तुमसे कुछ खास काम के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो हमारे साथ। जैसे वो वहाँ से निकले, राजेश बहुत घबरा रहा था। वो कभी भी राजा के सामने नहीं गया था और सोच में पड़ गया था कि राजा को उससे क्या काम है। वो तो एक आम कुम्हार था। राजेश राजा के टेंट में गया और राजा के सामने उसने सर झुकाया। राजा जी, आपने मुझे बुलाया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम घड़े बनाते हो। जी राजा जी। मैंने ये भी सुना है कि इन सब लोगों में तुम एक ही हो जिससे अच्छे घड़े बनाने आते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और तुम अपना सारा हुनर इसमें लगा दो, मगर सबसे जरूरी है फुर्ती। देरी मत करना और मुझे निराश भी मत करना। अब जाओ, काम पर लग जाओ। मगर राजा जी। राजेश को टेंट के बाहर लेकर जाया गया और उसे अपना काम शुरू करना था। उसे बोलने का या अपनी चिंता प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया गया। इसमें तो बहुत समय लगता क्योंकि वो अकेला था। उसने अपनी चिंता को भुलाकर घड़े बनाना शुरू किया। ये काम बहुत लंबा था। और बहुत समय भी लेता था। उसने बस 2 घड़े ही बनाए थे कि सूरज ढलने का समय हो गया और सब सोने को जाने लगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, वो खास सिपाही राजेश के टेंट में गया। राजेश, जल्दी उठो। और काम करना शुरू करो। हमें आज ही 100 घड़े चाहिए। कर्मचारियों को अपना काम शुरू करना है। मगर साहिब, 100 घड़े? एक सिपाही से सवाल मत करो। राजेश अब बहुत परेशान हो गया था। वो एक दिन में 100 घड़े नहीं बना सकता था। उसने जल्दी से चिकनी मिट्टी मिलाई और घड़े बनाने का काम शुरू किया।
टाइम बीत गया था और कर्मचारी उसके पास आकर घड़े लेने लग गए। उसने मुश्किल से कुछ ही घड़े बनाए थे पर वो सब उसने उनको दे दिए जिसमें वो थोड़ा पानी तो ला सके। सिपाही ने राजेश को वो थोड़े से घड़े कर्मचारियों को देते देखा। अगर तुमने फुर्ती नहीं दिखाई तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। राजा ने तुम्हें हुक्म दिया है और तुमने अगर इसका पालन नहीं किया तो मैं स्वयं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। राजेश काम कर ही रहा था और सिपाही के वहां से जाने के बाद राजेश इतना गुस्सा हो गया कि उसने लाठी से बनाए हुए सभी घड़ों को स्वयं तोड़ने लगा। मुझे इन घड़ों से नफरत है, मैं 100 के 100 घड़े तोड़ दूंगा। राजा पास ही की एक पहाड़ी पर खड़ा था। वो सभी लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसका नया किला कैसा होगा। एक ही चीज खराब थी कि पानी का ठिकाना वहाँ से बहुत दूर था और राजा इस बात से बहुत परेशान था। उसने गुस्से से अपने नौकर को बुलाया। उस कुम्हार का क्या हुआ? वो इतना धीरे क्यों काम कर रहा है? राजा जी, वो अकेला ही है जिससे घड़े बनाने आते हैं। वो अकेले ही 100 घड़े बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे अपने कर्मचारी किला बनाना शुरू करें। उसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपके कर्मचारी तो उस तालाब से पानी भी नहीं ला पाएंगे। वो सुबह नहा भी नहीं सकते, खाना बनाकर खा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएंगे? किले का तो छोड़िए राजा जी, पानी के बिना जीना भी मुश्किल है। राजा ने अपने नौकर की बात पर गौर फरमाया। उसने बाहर आसमान की ओर देखा और सोचा, हाँ, ये तो सच बोल रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा उस कुमार के बिना। वो तो इस राज्य के लिए सबसे जरूरी है। अगर उसने घड़े बनाना छोड़ दिया तो यहाँ सारा काम रुक जाएगा। देखो, तुम मुझे इसी वक्त उस कुम्हार के पास लेकर चलो। राजा उस कुम्हार के पास गया जो घड़े बना बना के पागल हो गया था। वो सभी घड़े बहुत कमजोर और सही आकार के भी नहीं थे क्योंकि वो बहुत फुर्ती से बना रहा था। कुम्हार, अभी अपना सारा काम छोड़ो और यहाँ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश जी, राजा जी, राजेश। मुझे पता चला कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मुझे माफ कर दो, मेरे सिपाही तुम्हारे साथ बहुत कठोर थे। मैं जो भी इस राज्य के लिए बनाना चाहता हूँ सब तुम पर निर्भर है क्योंकि तभी पानी का इंतजाम हो पाएगा। राजा जी, मैंने बहुत कोशिश की मगर अकेले मैं नहीं कर सकता। मैंने आपके सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की मगर असफल हुआ। परेशान होकर तो मैंने स्वयं अपने घड़ों को तोड़ भी दिया था। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, कहो। मुझे 50 आदमी दीजिए, मैं उन्हें स्वयं घड़े बनाने सिखाऊंगा। आपका किला झट बन जाएगा और हमारे पास काफी पानी भी होगा। ये घड़े बनाना बहुत जरूरी है। जल्द ही राजा ने 50 आदमियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हफ्ते बीत गए और राजेश ने 100 घड़े उन 50 लोगों की सहायता से बना दिए और किले का काम भी शुरू हो गया था और काम बहुत फुर्ती से हो रहा था। राजा राजेश से बहुत खुश थे। आखिरकार किला बन चुका था और फिर सभी लोग अपने नए घर में रहने लगे। फिर एक दिन राजा ने राजेश को अपने दीवानी खास में बुलाया। राजेश, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने
तुम्हें और तुम्हारे काम को बहुत ही आम समझा था। तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें इनाम में सोने के सिक्के देना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया राजा जी। मैं ऐसे ही आपके लिए जी जान से काम करता रहूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों या चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। धन्यवाद।